मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और एज एरिया मैनेजर मैं फिनो पेमेंट बैंक में वर्क कर रहा हूं और आज आप लोगों के बीच में आया हूं। ये आरबीआई बैंक की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि कस्टमरों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और जो आजकल दिन ब दिन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, अकाउंट से पैसा निकालने का, ओटीपी का, लिंक के थ्रू, ये सब चीज़ों से लोगों को अवेयर कराना है, कस्टमर को अवेयर कराना है, जिससे कि ये चीज़ें इम्प्रूव हो और हम लोग धोखाधड़ी से बच सकें और कस्टमर के बीच में जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतने आसानी रहेगा, वो लोग उस फ्रॉड कॉल से या फिर लिंक से या ओटीपी जो गलत आते हैं उससे बच सकें। तो हमारा प्रोग्राम है सावधान रहें, जागरूक रहें। ये आरबीआई बैंक की तरफ से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। सारे बैंक लेवल पे जो भी बैंक हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्रांच पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसमें चीज़ें हम लोग कवर करेंगे उसमें से है इंटरनेट पे सेंग लगाना, यानी कि इंटरनेट के थ्रू कैसे फिशिंग होती है, कैसे कस्टमर को फंसाया जाता है, कैसे उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। सेकेंड है टेलीफोन पे धोखाधड़ी, यानी कि जो फ्रॉड कॉल आता है, स्पैम कॉल आता है, उसके थ्रू कैसे कस्टमर के साथ फ्रॉड किया जाता है। तीसरा है ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से धोखाधड़ी। किसी प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग परचेज करते हैं, उसमें भी कस्टमर जाके फंस जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। चौथा पॉइंट है अनजान और गैर सत्यापित मोबाइल ऐप्स के कारण धोखाधड़ी, यानी कि जो अनजान एप्लीकेशन होते हैं या अननोन एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, हम प्ले स्टोर से तो लगभग सर्टिफाइड होते हैं, फिर भी उसमें कंपनियां क्या करती हैं, धीरे धीरे चेंज करके स्पैम एप्लीकेशन कर देती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे 300-500 एक बार में आपने मैसेज देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों बैन करती है? जब उसको ये लगता है कि इसके अंदर स्पैम हो सकता है या कस्टमर का डेटा लीक किया जा रहा है या चोरी किया जा रहा है, तो उसको बैन कर देती है। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एटीएम कार्ड स्कीमिंग, एटीएम कार्ड के थ्रू क्लोनिंग करके कैसे पैसा निकाल लिया जाता है या फ्रॉड किया जाता है। स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कैसे हम किसी का एप्लीकेशन लैपटॉप से टू लैपटॉप हम लोग जो स्क्रीन शेयर करते हैं या मोबाइल टू मोबाइल स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है। सर्च इंजन के माध्यम से कैसे होता है। तो ऐसे हमारे टॉपिक लगभग 14 पॉइंट है। मैं 14 पॉइंट को ब्रीफ करते चलता हूँ, लेकिन लंबा टाइम हो जाएगा अगर एक एक पे हम लोग डिस्कस करेंगे ज़्यादा। तो पार्ट 1 है हमारा जो बैंक से रिलेटेड है, यानी कि जो बैंकिंग के अंदर ये चीज़ आती हैं फ्रॉड का, उसके रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला है फिशिंग संबंधी लिंक। ठीक है, फिशिंग मतलब होता है किसी को फंसाना, यानी कि लालच देना और उसको फंसाना। अब लालच कैसे हो सकता है, कार्य प्रणाली ये कैसे वर्क करती है, कैसे मतलब फिशर कैसे लोग फंसाते हैं कस्टमर को, कैसे धोखेबाज एक तृतीय पक्षकार यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, जो कि वास्तविक वेबसाइट की तरह ही प्रतीत होता है, यानी जो देखने में वो वास्तविक वेबसाइट की तरह लगता है। यहाँ पे कहने का कंसर्न यह है जैसे फिनो बैंक है या फिर फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजॉन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मोबाइल पे आप सर्च करते रहते हैं, एक लिंक आता है, लिखा रहेगा flipkart.cc या DO, कुछ भी लिखा रहेगा लास्ट में, और लेकिन पूरा नाम लिखा रहेगा फ्लिपकार्ट का। तो आपको क्या लगेगा, ये तो फ्लिपकार्ट का है, और उसमें सेल दिखेगा आईफोन 2000 रुपया या फिर EMI मोबाइल 500 रुपया या कुछ भी, फ्रीज 999 रुपया। होता क्या है कि हूबहू उसी साइट की तरह दिखता है और उसी की तरह बना के वो लोग अपना साइट खुद का बनाए रहते हैं। होता क्या है कि जब कस्टमर उस पर जाता है, उसको परचेज करता है और वो फंस जाता है। धोखेबाज द्वारा सामान्यतः ये लिंक SMS, सोशल मीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा भेजे जाते हैं। इस टाइप के मैसेज जो लिंक होते हैं, मोबाइल पे लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, इंस्टाग्राम पे अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे आएगा, या मैसेंजर वो फेसबुक पे आ जाएगा, मैसेंजर पे आ जाता है, हाय हेलो करके आ जाता है। तो ऐसे आते रहते हैं। यह लिंक वेबसाइटों के प्रमाणिक दिखाने वाले नामों जैसे दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में ग्राहक फिशिंग वेबसाइट की ओर रिडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब ग्राहक इन वेबसाइट को अपनी सुरक्षित
निजी जानकारी डालते हैं तो उसको हथिया लिया जाता है और धोखेबाज द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे है क्या कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट समझ के आपने गया, फ्लिपकार्ट के साइट समझ के आपने फ्लिपकार्ट वाले लिंक पे क्लिक किया और उसके साइट पे पहुंच गए। अब क्या उसने डिटेल मांगा, आपका मोबाइल नंबर, नाम, आधार डिटेल, जो भी एड्रेस प्रूफ वगैरह सब आपसे मांगा। आप तो ये लग रहा है कि ये फ्लिपकार्ट का साइट है, वैसा ही लोगो लगा है, सब कुछ लगा है, वैसे ही इंटरफेस बना हुआ है। आपने पूरा डिटेल मेंशन कर दिया, सबमिट कर दिया, बाद में पता चला कि वो तो फिर फंस गए आप। सारा डिटेल क्योंकि आपने तो मेंशन कर दिया। आप तो ये क्योंकि हम लोग आज के डेट में ऑनलाइन के काम पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट कौन नहीं यूज करता? लगभग हमको लगता है सब लोग यूज करते होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें ये चीज देखना है कि उसका यूआरएल सही है कि नहीं सही है, और वो सही जेन्युइन साइट है या नई साइट है, या नई साइट है कोई तो ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसकी सावधानी बरतने का तरीका ये है कि अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए तथा एसएमएस ईमेल को तत्काल डिलीट कर देना चाहिए ताकि भविष्य में उस तक पहुंच से बचा जा सके। यहाँ डिलीट करने से तात्पर्य ये है, यानी कि इसका मीन्स ये है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास वो लिंक आया, अपने मोबाइल में छोड़ दिया, इनकेस हो सकता हो कि आपका बच्चा ही यूज करते करते उस लिंक को ओपन कर दिया, पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इससे बचने का तरीका ये है, बैंक, ई कॉमर्स, सर्च इंजन वेबसाइट का लिंक प्रदान करने वाली मेल को अनसब्सक्राइब करें और इस प्रकार के ईमेल को डिलीट करने से पूर्व प्रेषक की ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दें। जब भी आपके पास कोई भी स्पैम मेल आए और आपको लगे कि ये स्पैम मेल है, सारे क्या कहते हैं कि मेल प्रोवाइडर में ये फैसिलिटी होती है, स्पैम का एक ऑप्शन आता है, उस मेल पे जाके स्पैम पे क्लिक कर देंगे, वो परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि फिशिंग करने का क्या है, कि लिंक के थ्रू कैसे फिशिंग होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है टेलीफोन पे कॉलिंग का फिशिंग। ठीक है, टेलीफोन कॉल पे कैसे फिशिंग की जा रही है आज के टाइम पे। बहरूपिया व्यक्ति यानी कि जो कस्टमर कंपनी का एम्प्लॉय बन के, एजेंट बन के कॉल करेगा, ठीक है, सरकारी अधिकारी इत्यादि के रूप में वो ग्राहक से टेलीफोन कॉल, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं और विश्वास कायम करने के लिए नाम, जन्म तिथि जैसे कुछ विवरण साझा करते हुए सुरक्षित जानकारी की पुष्टि कराते हैं। यहाँ पे सुरक्षित जानकारी से कंसर्न ये है कि जैसे आपको ये विश्वास करा देंगे कि ये वाकई कंपनी का एम्प्लॉय है। जैसे बीच में कॉल आ रहा था फिनो का, सर मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, आपका कस्टमर आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, आप मुझे अपना ओटीपी बता दीजिए, जो आपका केवाईसी ब्लॉक हो जाएगी, केवाईसी नहीं कराए हैं आपका पे आउट रुक जाएगा, या फिर आईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो कुछ भी ऐसा वो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और ये आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपको यकीन हो जाए कि वो एम्प्लॉय ही बोल रहा है। ठीक है, जब ऐसा आपको जब यकीन हो जाएगा तो आप डिटेल शेयर कर देंगे, तो फंस सकते हैं। कुछ मामलों में बहरूपिया व्यक्ति लेन देन को ब्लॉक करने के लिए, देखिए वर्ड आ गया, ब्लॉक करने के लिए दंड को रोकने हेतु भुगतान, ठीक है, कि आपका ब्लॉक हो जाएगा, आईडी पेमेंट नहीं होगा, या फिर आकर्षक छूट प्राप्त करने इत्यादि हेतु स्कीम बताकर ग्राहक को आवश्यक और तत्काल निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, ओटीपी, पिन, सीवीवी साझा करने के लिए दबाव डालते हैं और चाल में फंसाते हैं। बाद में ये निजी जानकारियां धोखेबाजों द्वारा ग्राहक के साथ छल करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो होता क्या है कि वो कॉल करेंगे तो उनका तो काम जानते हैं कि 5 से 10 मिनट में ही हमको करना है, अगर उसके अंदर नहीं कर पाए तो कस्टमर क्या है, किसी से जाके पूछ लेगा, जानकारी ले लेगा, तो फिर नहीं फंसेगा। तो कॉल करते समय उतना सीरियस बात करेंगे आपसे कि आप उसमें ही घबरा के 5 मिनट के अंदर ही वो काम हो जाता है। क्योंकि कभी भी कोई कस्टमर फंसता है ओटीपी वाले केस में तो 5 मिनट के अंदर ही सारा गेम हो जाता है। वो ये बोलेगा आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, आप तुरंत आपको अपलोड करना है, तो आप बोलेंगे मैं ब्रांच में कर लूंगा, नहीं आपको अभी करना है, नहीं तो आपका कमीशन रुक जाएगा। कुछ भी ऐसे करके आपको तत्काल इतना प्रेशर कर देगा कि आप गलती कर देंगे, या इतना मोटिवेट कर देगा कि वो गलती करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। तो यही चीज पे बचना है हमें। अगर हमें ऐसा कोई कॉल आता है या कोई एसएमएस आता है तो हमें क्या करना है, अपने नियरेस्ट ब्रांच, चाहे वो कस्टमर फिनो का हो, चाहे एसबीआई बैंक का हो, चाहे एचडीएफसी बैंक का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, ऐसे कस्टमर को क्या करना है, अगर उसे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन भी चीज है तो आप उन्हें ब्रांच पे जाए, अपना डेटा अपडेट करा ले। केवाईसी नहीं हुआ है तो ब्रांच पे आके केवाईसी अपडेट कर ले, या कुछ ऐसा उसको दिक्कत है, कमीशन का दिक्कत है तो ब्रांच पे आए, अपना कस्टमर से ब्रांच पे आएगा, अपना कंप्लेंट डालेगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमें जानकारी साझा नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी बैंक का एम्प्लॉय या कर्मचारी ओटीपी, पासवर्ड, लिंक नहीं मांगेगा। अगर वो मांग रहा है तो फ्रॉड है, हमें नहीं देना है। ठीक है।
तीसरा टॉपिक है ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के प्रयोग से धोखाधड़ी। तो धोखेबाज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर खरीदारी होने का दिखावा करते हैं और विक्रेता के उत्पादों और में रुचि दिखाते हैं। विक्रेता को धन का भुगतान करने के बजाय वे यूपीआई के माध्यम से धन अनुरोध विकल्प का प्रयोग करते हैं। यूपीआई पिन दर्ज कर अनुरोध को अनुमोदित करने का दबाव बनाते हैं। जैसे विक्रेता पिन दर्ज करता है, धोखेबाज के खाते में अंतरित हो जाता है। ठीक है, अभी एक नए तरीके का ये फ्रॉड आया है। आपके पास कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वो बोला ना लालच में बोलेंगे 5,000 का सामान है, केवल आपको 500 रुपये में हम दे देंगे। ठीक है, वो पेमेंट करने के लिए क्या बोलेंगे, आप ऑनलाइन मत करिए, सिक्योर मोड में मत करिए, आप मुझे यूपीआई कर दीजिए, ये सामान आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि सब लोग तो नहीं फंसते हैं, लेकिन जो होते हैं थोड़ा सा दिल के अंदर लालच आ जाता है, भाई 5,000 का सामान है, 500 रुपये में मिल रहा है, क्यों दे रहा है, ये नहीं सोचेंगे। लेकिन उनके अंदर है कि हमको 5,000 रुपये का सामान 500 रुपये में मिल जाएगा। कभी कभी वो लालच में आके फंस जाते हैं और वो पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। बात पेमेंट में होती क्या है कि कस्टमर ये सोचता है 5,000 का सामान केवल 500 रुपये में मिल रहा है, हम दे देते हैं, तत्काल पेमेंट कर देते हैं। लेकिन वो ऐसे करके 500 रुपये कितने लोगों को फंसा लेते हैं, उनके लिए तो बल्क अमाउंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, सावधानी। जब आप बिक्री प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पादों को खरीदें या बेच रहे हो तो हमेशा सावधान रहें। ठीक है, हमेशा याद रखें, धन प्राप्त करने के लिए कहीं भी अपना पिन पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए ना, किसी से पैसा लेने के लिए ओटीपी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही पेमेंट करेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यदि यूपीआई या कोई अन्य ऐप आपसे पूरा लेन देन करने के लिए आपका पिन डालने के लिए निर्देश देता है तो उसका मतलब है धन प्राप्त करने की जगह धन भेजने की ओर अग्रसर कर रहा है। अभी क्या था कि मेरे साथ का ही एग्जांपल है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है देवरिया में है, उसके साथ ये कांड हुआ था। वो बंदा ऑनलाइन अपना WPOS सेल कर रहा था। ठीक है, जैसे बाकी लोग भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपना बना के डालते हैं वीडियो वगैरह। तो वो बोला, उसको पास मैसेज आया और कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कस्टमर कि हमें आपका WPOS 25,000 का है, मैं लेना चाह रहा हूँ। और तो कस्टमर बोला कि कैसे लेंगे, बोला मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ, आप मुझे कोरियर कर दीजिएगा। जबकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि कस्टमर ये बोलता है कि कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। ठीक है, या तो बैंक के पोर्टल से साइट से जाके ऑनलाइन अपना परचेज कर लेता है। तो बोला कि ठीक है। तो उसने पहले क्या किया कि 50 रुपये का उसने पास पेमेंट किया। बोला कि सर मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, देखिए 50 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 50 रुपया भेजा और डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में 50,000 रुपया आ भी गया। फिर उसके बाद उसने एक लिंक भेजा, बोला कि सर इस लिंक को हम भेज रहे हैं और इस पे ओके करके अपना ओटीपी डाल देंगे, पिन डाल देंगे तो पैसा आपके अकाउंट में बाकी आ जाएगा। और अमाउंट भी लिखा 24,950 रुपया, यानी 50 रुपया भेज दिया है। अब वो बंदा जब जाके पेमेंट को प्रोसेस किया तो देखा कि ये तो पैसा ट्रांसफर होने का स्टेप है, और तुरंत काट के मेरे को संयोग से वो कॉल कर लिया। मैंने कहा कि लिंक जरा भेजिए हमें भी, और हमने देखा तो वाकई जो ये एग्जाम्पल दिया गया है एकदम यही निकला। ये पैसा क्या किया था, वो लिंक रिक्वेस्ट डाला था पेमेंट करने का। अगर वो पेमेंट पे ओटीपी डाल दिया, अपना पिन डाल दिया होता तो उसका 24,950 रुपये चला गया होता। हुआ था ना सर जी। तो ये तो एग्जाम्पल मेरे सामने मेरे को हुआ था, मैंने देखा भी था। तो ऐसा भी होता है कि ऐसे पेमेंट के लिए आ जाता है, तो इसको भी हम लोग को सावधानी डालना है। यानी पैसा रिसीव करने के लिए कोई ओटीपी और कोई पिन की जरूरत नहीं होती है। अनजान और गैर सत्यापित ऐप के कारण धोखाधड़ी, यानी कि आज के टाइम पे बहुत सारा एक से एक एप्लीकेशन आ रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड किए करते हैं लोग। होता क्या है कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, गूगल प्ले से अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन बहुत सारी साइट है उसके मिलते जुलते बहुत सारे एप्लीकेशन है, इतना ज़्यादा वो एक्सेस कर ले रहे हैं कि आपका अगर बिल पेमेंट है, ड्यू है, आप उससे कभी पेमेंट भी नहीं किया है, आपके मैसेज में अगर आ गया कि आपने ये पेमेंट किया था बिजली का, तो उसमें एप्लीकेशन में शो कर रहा है कि आपका पेमेंट ड्यू हो गया, आप इसको पेमेंट करिए। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो एक्सेस कर लेता है, आपको SMS को पूरा रीड कर लेता है, यानी वो मोबाइल का पूरा एक्सेस कर रहा है, तभी तो ऐसा बता रहा है। क्योंकि आपने तो पेमेंट से कभी पेमेंट किया ही नहीं, ATM से पेमेंट किया नहीं, फिर भी आपके मैसेज को वो एक्सेस करके कर रहा है। तो कुछ सेटिंग भी होती हैं जिससे हम लोग बचे सकते हैं। फुल एक्सेस मोबाइल पे किसी भी एप्लीकेशन पे मत दिया करिए। आप लोग परमिशन में से जाके कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, कि SMS रीडिंग का फैसिलिटी
ज़्यादातर कोशिश रहे कि बंद कर रखा करें, ऑटो एक्सेस मत दिया करिए आप लोग। ये देखिए सर, ये फिनो के साथ साथ ये बैंकिंग है, आरबीआई की तरफ से है। हो गया, आप इतना काम कर लो। तो जो पॉइंट है हमारा, जो एटीएम्स के क्लोनिंग करके चोरी की जा रही है, यानी उससे पैसा विड्रॉल किया जा रहा है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर जगह एटीएम लगे हुए हैं। कुछ एटीएम पे जाके क्या करते हैं बंदे, उसके जो साइड वाला पोर्टल होता है जहाँ पे हम लोग पिन टाइप करते हैं, एक साइड होती है ऐसे बॉक्स टाइप का, तो साइड में एक पट्टी लगा दे रहे हैं और सेम हूबहू उसी कलर का लगा देते हैं और छोटा सा कैमरा फिट कर दे रहे हैं। तो जब वो लोग पिन वगैरह डालते हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग होते रह रहा है और वो उसी से क्लोनिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एटीएम पे आप पैसा निकालने जाएं तो वहाँ पे ध्यान से देखें कि कुछ ऐसा तो डिवाइस नहीं ना फिट है, क्योंकि पता नहीं चलता। ऐसा मामला बहुत सारा आया है, बहुत सारे पकड़े गए हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, खैर आप लोगों के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन जैसे जो एजेड हैं, 60 साल 70 साल है या 50 साल हैं, जिनको एटीएम से पैसा विड्रॉल नहीं करने आता है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सावधानी की ज़रूरत आज के टाइम पे ये है कि जब भी पैसा निकालने जाएं, किसी को अगर एटीएम दे रहे हैं पैसा निकलवाने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान लें कि कुछ टाइम पे अगर वो पैसा निकाल के एटीएम से दे रहा है तो कार्ड स्वैप तो नहीं कर रहा है। स्वैपिंग का मतलब ऐसा ना हो कि आपका कार्ड स्वैप यानी अपने कार्ड से बदल ले। ऐसा केस भी कई बार हुआ है कि बंदा गया पैसा निकालने और कार्ड से अपना पैसा निकालने के लिए इनको विशाल जी को दिया, विशाल जी ने क्या किया, पैसा तो निकाल के दे दिया लेकिन कार्ड अपना दे दिया, क्योंकि पिन तो इनको पता चल गया और कार्ड उन्होंने चेंज कर लिया। अब उनको तो पता चला नहीं, अपने जेब में लेके चले गए, घर पे गए तो देखिए ये तो हमारा कार्ड नहीं है, तब तक पैसा उनका खाली हो गया। तो ये चीज़ अपने कस्टमर को बताना है। ये फिनो पे आप जैसे मर्चेंट हैं तो अपने कस्टमर को ये चीज़ें बताएंगे कि ऐसे ऐसे आप करेंगे तो बच सकते हैं और धोखाधड़ी से चीजें आपके साथ नहीं होंगी। स्क्रीन शेयरिंग का ये मामला बहुत तेजी से बढ़ा था। एनीडेस्क का नाम सुना है? और बहुत सारे मर्चेंटों के साथ फ्रॉड भी हुआ था। एनीडेस्क पे हुआ था कि नहीं हुआ था कि बोलते थे आप एप्लीकेशन, आपका डिवाइस नहीं चल रहा है, आप एनीडेस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, हम आपका सेटिंग कर दे रहे हैं। सेटिंग करने के बहाने वो सिस्टम पे लॉगिन करवाते थे, लॉगिन करवा के और अपने ही अकाउंट में रेमिटेंस मार लेते थे सब। ठीक है, तो किसी अननोन पर्सन को हमें एनीडेस्क पे शेयर या फिर कोई भी शेयरिंग एप्लीकेशन पे अपना स्क्रीन शेयर नहीं करना है। अनजान व्यक्ति के साथ तो एकदम नहीं करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो अपने फिनो के अगर मर्चेंट है तो आप ब्रांच पे आइए, फिनो के कस्टमर है तो ब्रांच पे आके कांटेक्ट करिए, या फिर फिनो के द्वारा जो क्या बोलते हैं कि आईटी वाले बंदे को दिया गया है तो उससे कांटेक्ट करिए। अगर आप मर्चेंट हैं, ब्रांच नहीं जानते हैं, तो अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेंगे। सिम अदला बदली एक नया तरीका है फ्रॉड का। सिम अदला बदली में क्या हो रहा है कि आपका डिटेल ले रहे हैं, आपका सिम को स्वैप करवा ले रहे हैं, यानी कि पोर्ट करवा ले रहे हैं। पोर्ट से मतलब समझे, मेरा सिम है, मेरे नाम से है, आज के टाइम का आधार लगाता है, कोई बंदा पोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक तरह का स्कैम आया है। कोई नंबर को पहले पोर्ट करा रहे हैं, पोर्ट कराने के बाद सारा डिटेल आपका मोबाइल का उसमें आने लगेगा, तो उसके माध्यम से भी इस टाइप की फ्रॉड बढ़ रहे हैं। तो हमेशा कभी भी अगर अपना नंबर कहीं जाते हैं, पोर्ट कराने जाते हैं, तो अनऑथराइज वेंडर से ना कराएं। पोर्ट भी कराना है तो आप ऑथराइज वेंडर पे जाइए, वहाँ से अपना पोर्ट कराइए, दुकान से कराइए। बहुत होता है कि सड़क पे बहुत सारे लगा के टेंट कैनोपी लगा के बैठे रहते हैं और हम जाके वहाँ पे स्वैप कराते हैं, बोलते हैं कि हमारा ऑफर के लालच में हम लोग पोर्ट कराने के लिए दे देते हैं डिटेल। बट ऐसा नहीं करना है। हमको अगर सावधानी बरतनी है तो इस टाइप के चीज़ों से हमको अवॉइड करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को। सर्च इंजन के माध्यम से प्राप्त परिणामों के आधार पर क्रेडेंशियल के छेड़छाड़ करने की धोखाधड़ी। ग्राहक अपने बैंक, बीमा कंपनी, आधार अपडेशन सेंटर इत्यादि की जानकारी कस्टमर केयर नंबर प्राप्त करने हेतु सर्च इंजन का प्रयोग करता है। ठीक है, सब लोग करते हैं गूगल पे सर्च। ठीक है, सर्च इंजन पर मौजूद ये विवरण अक्सर संबंधित संस्था से संबंधित नहीं है, लेकिन धोखेबाज द्वारा इस रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कोई कंपनी का नाम सर्च करते हैं या कुछ डिटेल जानने के लिए हम सर्च करते हैं, तो कभी होता है क्या, उसी से मिलता जुलता नाम का साइट खुल जाता है। होता क्या है कि हम लोग उसको URL को हम लोग देख नहीं पाते हैं और उसी साइट पे जाके हम लोग पूरा डिटेल भर देंगे, या फिर कोई स्कीम लेना है या कुछ भी
जैसे मान लीजिए कि किसी को CSP ही लेना है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, फिनो बैंक से मिलता जुलता साइट बना दिया और हमने सर्च किया, गया और वहाँ पर अपना पूरा डिटेल भर के चले आए। तो हमने तो समझा कि फिनो बैंक के साइट पे गए थे और हमने अपना पूरा डिटेल भर दिया। ये फिनो का रिलेटेड ही नहीं है, मान लीजिए कोई SBI का हो या किसी भी बैंक का हो या किसी भी साइट का हो, ये ऐसा हो सकता है। तो हमें URL पे हमेशा ध्यान देना है कि क्या ये जेन्युइन साइट है या नहीं है। इसको ध्यान देने से पहले उसके बिना आपको डिटेल नहीं भरना है। सर्च कर लिया तो ठीक है, लेकिन फिल नहीं करना। हाँ, बस वही होता क्या है कि डोमेन जो नेम होता है .com, .in, .co.in, .org, एक चीज़ और मैं बता दूंगा, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट साइटें हैं उनकी .org होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जितनी एजुकेशनल साइटें होती हैं वो .edu होता है। नहीं, gov.in नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। और ORG तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखिए होता क्या है, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेजेंट होता है। गवर्नमेंट साइट है जितना उसमें लिखा रहेगा .gov जरूर लिखा रहेगा गवर्नमेंट साइट पे, और शायद वैसे लिंक तो कोई भी बना सकता है। QR स्कैन द्वारा घोटाला। धोखेबाज अक्सर विभिन्न प्रकार के बहाने के साथ ग्राहकों से संपर्क करते हैं और ग्राहक के फोन पर ऐप का प्रयोग करके त्वरित प्रतिक्रिया स्कैन करने के लिए धोखा देते हैं। ऐसे QR कोड को स्कैन करके ग्राहक अनजाने में धोखेबाज को अपने खाते में पैसा निकालने के लिए अधिकृत करते हैं। ये जीता जागता एक एग्जाम्पल है पेटीएम का ही। एक पेटीएम का एप्लीकेशन, मुझे अभी नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसका इंटरफेस सेम टू सेम पेटीएम है, एक चीज भी कुछ में अलग नहीं है। आप उस एप्लीकेशन को खोलिए, जैसे मान लीजिए मुझको 500 रुपये का पेमेंट करना है, मैं बोला कि अपना पेटीएम का QR खोलिए, मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और स्कैन करूंगा, पेमेंट कर दूंगा 500 रुपये। 500 मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि 500 रुपये कट गया। वो मैसेज में इनको दिखा दूंगा, सक्सेस का ट्रांजेक्शन का स्टेटस आ जाएगा, इनको दिखा दिया। हुआ क्या कि हम बोले सक्सेस हो गया, होता है ना कि सक्सेस हो गया सर, हम जा रहे हैं। ऐसा होता है, पेमेंट जब कस्टमर करता है तो ऐसा होता है, वो सक्सेस भी हो जाएगा, वो चला भी गया और ये पैसा का वेट करते रहेगा, इनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इस टाइप का फ्रॉड बहुत चल रहा था बीच में। ये खलीलाबाद में भी एक केस हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जब भी अगर कोई आपको QR से पेमेंट कर रहा है तो आपके खाते में ध्यान दीजिए कि आपके एक मोबाइल पे मैसेज आया कि नहीं आया, आपके अकाउंट में क्रेडिट में हुआ कि नहीं हुआ। ये पहले आप ध्यान दीजिए, जब कंफर्म हो जाए तभी कस्टमर को बोलिए कि हमारा पैसा आ गया है, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए। ये चीजें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं, आप लोग फिनो के मर्चेंट हैं, आप अपने कस्टमर तक ये बातें पहुंचाएं। एक और अभी चला था सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे चल रहा था कि अकाउंट की क्लोनिंग हो रही थी, क्लोनिंग करके पैसा मांगा जा रहा था। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड हो चुका है। कोई पॉपुलर बंदा है, जैसे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी को 50 हज़ार लोग जानते हैं। अब इनका क्या किया, एक बंदे ने क्लोनिंग कर लिया, इनका फोटो उठाया, प्रोफाइल से फोटो मिल जाता है, प्रोफाइल का फोटो लगाया, अपने में लगा दिया और धीरे धीरे करके इनके जो फ्रेंड थे जानने वाले, उन्हीं में से दोबारा ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद एक दिन अचानक मैसेज डालता है कि मैं वाल्मीकि जी बोल रहा हूँ। वाल्मीकि तो फोटो तो दिख ही जाएगा, हमको ये परेशानी हो गया और हमको 500 रुपया या 5000 रुपये का इंस्टेंट ज़रूरत है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा मोबाइल टूट गया है, मैं किसी मोबाइल से लॉगिन करके और मैसेज कर रहा हूँ, बहुत इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल में हूँ, मुझे दवा के लिए चाहिए। तो पता चला कि विशाल जी कहते हैं तो वाल्मीकि जी हैं, इतना दिक्कत है, पता नहीं 5000 रुपया बेचारे मांग रहे हैं, भेज दो, तुरंत भेज दो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। तो आप जब आप लोग के साथ जब भी ऐसा कुछ मैसेज आए तो आप एक बार वेरीफाई करिए, उस बंदे को कॉल पे ट्राई करिए, कोशिश करिए कि उससे टच में करिए, बात करिए। हो सकता हो कि ये चीज़ जेन्युइन हो, जेन्युइन भी हो सकता है और ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो एक बार वेरीफाई करिए, केवल मैसेज के थ्रू भी विश्वास करके आपने उसको पैसा नहीं भेजना है। फिंगर क्लोइंग का तो एग्जाम्पल हमारे ब्रांच का ही है। क्या नाम है उसका बंदे का, तुमने नाम राकेश, अभी जो बंदा आता है जो अभी 2,80,000 जमा किया है, भरा है, प्राइस वाला बंदा राकेश। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, अपने ब्रांच का लाइव स्टेटस है ये, तो अभी चल भी रहा है, ये उसी का कॉल था, माजी अभी मुझे कॉल कर रहे थे, RCU टीम वाले, है ना। तो हो क्या रहा है कि जैसे हम आए,
हम आए और विशाल जी के शॉप पे गए, ये फिनो के मर्चेंट हैं। मैंने इनसे बोला विशाल जी मेरा 5,000 रुपया निकाल दीजिए। तो विशाल जी बोले आधार कार्ड देखे नहीं, बोले आधार नंबर बता दीजिए। तो हम अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इनको बता दिया और फटाक से इन्होंने टाइप किया और अब बोले अंगूठा लगाया। अंगूठा मैंने लगाया, पैसा लिया, मैं चला गया। इनको भी लगा कि भाई कस्टमर जेन्युइन है, आधार नंबर डाल के पैसा निकाला है। और हम तो अपने कॉन्फिडेंस में है ही, भाई हमने अंगूठा लगाया तो पैसा निकाला, चला। यहाँ कोई फ्रॉड हुआ क्या? अब बताइए आप लोग, कोई फ्रॉड हुआ क्या? हाँ, कैसे? फ्रॉड तो है ही नहीं। ऐसा बहुत होता है। तो ये चीज हमें वेरीफाई, अभी आज के डेट में क्या है कि हमें आधार कार्ड देखना है, ये रीजन है। लोन ले आएगा तो उसके लिए आधार कार्ड लाना कौन सी बड़ी बात है? मैं बता रहा हूँ। इससे बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जिससे मैं बता रहा हूँ हुआ क्या था। राकेश जी पिपराइच के गांव में, मतलब पिपराइच शहर कस्बे से 5 किलोमीटर अंदर या 4 किलोमीटर अंदर उनका गांव है, वहाँ पे अपना मर्चेंट पॉइंट चलाते हैं, ठीक है? उनके पास 2-4 बंदे थे पिपराइच मार्केट के, जाते थे, अंगूठा वो आधार नंबर बताते थे, अंगूठा लगाते थे, पैसा निकाल के चले आते थे। ऐसे 2-3 महीना चला है। उसके बाद जब 2-3 महीने के बाद हम लोग के पास एक मेल आता है अचानक से आरसीयू टीम से कि इस नंबर से पता करो कि कस्टमर ने पैसा निकाल के दिया है और उसने हैंड ओवर किया है कि नहीं किया है, पेमेंट हुआ है इस आईडी पे। हमने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर बोला कि सर हमने तो पैसा दे दिया है। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक कंसेंट लेटर दे दो कि तुमने पैसा दे दिया। मैंने कंसेंट लेटर लिया, मेल कर दिया आरसीयू टीम पे। आरसीयू टीम होती है रिस्क कंट्रोल यूनिट, ठीक है? हम लोग का लीगल टीम भी होती है उधर, तो उनको भेज दिया तो उन्होंने लगा दिया। तब तक 2-4 दिन के बाद फिर एक मेल आया, तो ये हुआ कि एक और 10,000 फिर 20,000 होल्ड कर दिया, उसका माइनस कर दिया। तो हमने एक और लेटर लिखवा लिया, फिर उसके बाद 5-6 केस और निकल गए। तो हमने उसको बुलाया, यहाँ ब्रांच पे आया था, बैठा था, बहुत डिस्टर्ब था बेचारा। तो मैंने उससे बस 2-3 क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि बताओ तुमने पैसा दिया, हम जब कस्टमर का डिटेल पढ़े कि कहाँ का पैसा निकला है तो डिटेल आ जाता है आधार नंबर पे। तो वो एमपी का या महाराष्ट्र का कस्टमर या हैदराबाद साइड का था, महिला थी, कोई महिला थी, कोई पुरुष था, मतलब उधर साइड का। हमने कहा यार ये बताओ तुम तो वहाँ कभी गए नहीं होगे? कहा नहीं सर, हम तो गाँव में चलाते हैं। हमने कहा कि तुम्हारे वहाँ ऐसा कोई बंदा है या कोई लोग आते हैं जो तुम्हारे वहाँ रेगुलर पैसा निकालने आ रहे हो? कहा से तब उसका दिमाग काम किया और बोला कि हाँ सर, मेरे वहाँ 2-4 लड़के ऐसे हैं जो आते हैं पैसा निकाल के जाते हैं। हमने कहा कभी आधार कार्ड देखे? तो बोला नहीं। हम बोला कि तुम्हारे वहाँ पैसा क्यों निकालने आते हैं, कहाँ रहते हैं सब? तो बोला कि पिपराइच में रहते हैं। हमने कहा पिपराइच कितना दूर है? कह रहा 5 किलोमीटर। हम क्या बताओ पिपराइच तुम्हारा ATM भी है, वहाँ पे 50 मर्चेंट भी हैं, तो वो शहर छोड़ के तुम्हारे गाँव में पैसा क्यों निकालने आते हैं? ये हमारा मतलब दिमाग, मेरा जो भी था लॉजिक हमने दिया, वो उस चीज को बेचारा, उसके दिमाग को हिट किया और वो गया FIR किया हम लोगों पे। तब तक 5-6 केस और निकल गए उसके पे। आज के टाइम पे मतलब टोटल 28 केस निकले 2,80,000 रुपए का। उसने गया FIR किया, ग्राम पंचायत से संपर्क किया, प्रेशर बनवाया। हाँ, पता चला कि ये सब क्या कर रहे थे, क्लोनिंग कर रहे थे। क्लोनिंग भी मैं बताता हूँ अभी कि कैसे कर रहे थे, ठीक है? फिर वो सब को प्रेशर बना के घर वालों से 2,80,000 रुपये लेकर आया और यहाँ ब्रांच पे उसने जमा कर दिया है। अब उसका केस चल रहा है, उस पर बैंक ने FIR भी कर रखा था। तो हम लोगों ने मेल डाला कि भाई कस्टमर तो जेन्युइन है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, बैंक क्या करे, इसको केस को वापस ले, बैंक उस केस को वापस ले। और कस्टमर ने अपना जो भी सपोर्ट था अपने लेवल पे करना था उसने किया है, मर्चेंट ने, और अपने ग्राम प्रधान से और पुलिस की सहायता से 2,80,000 रुपया कवर करके उसने अपने मर्चेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। आज भी वो पैसा है तो डाल दिया है। अब उधर से बैकएंड से जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, फिर उसका FIR खत्म करवाएंगे, ठीक है? अब क्लोनिंग कैसे हुआ था? हुआ क्या था कि जहाँ तक हम लोग को पता चला था, पेपर में भी आया था कि होता है ना खसरा खतौनी वाला साइड, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं रजिस्ट्री पेपर वगैरह अपलोड रहते हैं, ठीक है? तो वहां से अंगूठा लगा रहा था, आधार नंबर वगैरह कहीं से पास उसका तो वो बता रहे हैं वही डेटा वो सब उठाए थे और उसी का क्लोनिंग किए थे। क्लोनिंग करके और अंगूठी पर अपना फिक्स कर लेते थे। आपके पास ऐसा थोड़ी है कि ऐसे दिखा के पैसा निकालता है। हाँ, अंगूठा लगाओ,
ऐसे लगा दिया। तो हमें क्या करना है, ये सावधानी बरतना है कभी भी हाँ, होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया पे बैठे हैं तो ज्यादातर क्या होता है, कस्टमर ज्यादातर जानने वाले आते हैं, जो अननोन आए उनके साथ थोड़ा सा आप लोग सावधानी बरतें, रजिस्टर मेंटेन करें, आधार देखें, ठीक है, रजिस्टर जरूर मेंटेन करना है और आधार जरूर देखना है, ठीक है। पॉसिबल हो तो एक कैमरा अपने पास जरूर लगवाएं, ठीक है, कैमरा लगवाएं, अगर पॉसिबल हो तो कैमरा लगवाएं, नहीं पॉसिबल है तो रजिस्टर जरूर मेंटेन करें और आधार कार्ड जरूर देखें। अगर वो बंदा अगर नहीं, मान लो दूर के होते, नहीं पकड़ पाते तो 3 लाख रुपया भरता, केस भी चलता, अब केस भी चलता, केस के लिए चक्कर में दौड़ता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसी सब चीजों से हमको बचना है। सर अभी सब तो जरूरी बताइए हम लोग